नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है एक और बजटरी कंट्रोल की वीडियो में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बजट की। बजट कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं और उसके लिए बढ़िया और छोटी थ्योरी क्या रहेगी लिखने के लिए। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत अलग अलग बुक्स के अंदर सब ने अलग अलग मैटर लिखा है, अलग अलग टाइप्स लिखे हैं बजट के, और किसको किस कैटेगरी में रखना है ये सब भी क्लियर नहीं है बुक्स के अंदर। और किसी ने किसी कैटेगरी में डाल रखा है, किसी ने किसी कैटेगरी में बजट्स को डाल रखा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान तरीके से आपके लिए ये वीडियो बनाई है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी उसके कैटेगरी, उसके टाइप्स और उसका डिस्क्रिप्शन समझने में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे और आपकी पढ़ाई एकदम सही चलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। वो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ये डायग्राम पेपर में बना देते हैं तो समझिए कि आगे वो आपका मैटर पढ़ेगा ही नहीं और पूरे नंबर आपको यहाँ पर वो दे देगा। जैसे सबसे पहले टाइम के आधार पर हम डिवाइड करते हैं इसे, तो ये बनेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसी तरह से कैपेसिटी के आधार पर अगर हम डिवाइड करें तो ये बनेगा फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिर नेचर के आधार पर इसको डिवाइड करें तो ये बनेगा कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। और फंक्शंस के आधार पर इसको डिवाइड करें तो बनता है मास्टर बजट और फंक्शनल बजट। और फिर उसके बाद बच्चों, ये जो फंक्शनल बजट है ना, ये फंक्शनल बजट जो है इसके अंदर बहुत सारे बजट आएंगे। अब ये जो बहुत सारे बजट आएंगे तो इसको हम देख लेते हैं। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, फिर है मटेरियल बजट, परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, प्रोडक्शन बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, सेल्स बजट और लास्ट में है कैश बजट। अगर आप इस जितना भी ये बाइफरकेशन है ये सारे के सारे, अगर आप इसको देखेंगे मेरे नज़रिए से तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी कॉस्ट शीट नज़र आएगी। तो जितना भी खर्चा यहाँ पर होता है वो सब के सब यहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर्स रख लिए हैं, जैसे सेल भी रख लिया है, कैश भी रख लिया है, मटेरियल, हर तरह की चीज़ें हमने सब चीज़ें यहाँ पे रख ली हैं और उसके लिए अलग से सेपरेट जो है बजट बनाया जाएगा। तो अब इन सब का डिस्क्रिप्शन क्या है, इनको एक एक करके आइए समझ लेते हैं। जैसे पहले मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहला जैसे आएगा जी लॉन्ग टर्म बजट। देखिए, दो देयर इज़ नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म बजट, जबकि इसकी कोई सही डेफिनेशन जिसको बोले कि वर्ल्ड नोन डेफिनेशन, जिसको सब जाने सब माने, ऐसी कोई डेफिनेशन इसकी है नहीं येट। फिर भी हम कह सकते हैं कि बजट प्रिपेयर्ड कवरिंग अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर कैन बी टेकन एज लॉन्ग टर्म बजट। यानी कि एक साल से ज़्यादा पीरियड का जो बजट होगा उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म बजट। जैसे कि 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए और 20 साल भी, एक साल से ऊपर जितने के बजट होंगे सब के सब कहलाएंगे लॉन्ग टर्म बजट। यानी टाइम के आधार पर इसको बांट दिया गया। फिर टाइम के आधार पर जो बांटा था दूसरा था शॉर्ट टर्म बजट। इसकी डेफिनेशन तो इसके नाम की तरह ही है, एकदम छोटी सी। इट इज़ बजट प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन ईयर। यानी कि जो 1 साल और 1 साल से कम टाइम का पीरियड है, अगर उसके लिए बजट बनता है तो वो कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म बजट। यानी कि 1 साल तक के पीरियड का बजट है शॉर्ट टर्म बजट, और 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए बजट बनाया तो वो बन गया लॉन्ग टर्म बजट। बहुत सिंपल है, मैंने आपको यहाँ पर इसे बताया। इसके बाद अगर देखें अगला, तो ये आता है हमारा फिक्स्ड या रिजिड बजट। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते हैं या चेंज नहीं होता है। व्हेन बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ फिक्स्ड और स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी दे आर कॉल्ड स्टैटिक और रिजिड और फिक्स्ड बजट। अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक फिक्स स्टैंडर्ड वॉल्यूम एक्टिविटी के लिए अगर हम बजट बनाते हैं
तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड या रिजिड बजट। अब ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम का क्या मतलब है? मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ यूनिट्स, जैसे 10,000 यूनिट्स। अगर आपने सिर्फ 10,000 यूनिट के लिए बजट बनाया तो वो कहलाएगा फिक्स्ड या रिजिड बजट। या 5,000 के लिए आपने बनाया, या 7,000 के लिए बनाया, या 1,00,000 यूनिट के लिए आपने बनाया, तो वो कहलाएगा आपका फिक्स्ड बजट, जिसके अंदर सिर्फ आप एक ही डाटा बना रहे हैं एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए। आगे देखते हैं, दे डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। अब अगर हम आउटपुट यानी प्रोडक्शन, अगर हम इसका लेवल चेंज कर दें तो ये चेंज नहीं होता। जैसे मैंने कहा, आपने पहले बनाया 10,000 यूनिट के लिए एक बजट बनाया, वो बन गया आपका फिक्स बजट, क्योंकि इसके अंदर आपने सिर्फ 10,000 यूनिट के लिए ही बजट बनाया, किसी और लेवल के लिए नहीं बनाया। अब इसके बाद आप बनाना चाहते हैं 20,000 यूनिट के लिए बजट। अब जब 20,000 यूनिट के लिए बजट बनाएंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो अमाउंट्स जैसे थे वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। इसके बाद आगे देखें, दीज आर प्रिपेयर्ड नॉर्मली 3 months इन एडवांस ऑफ द ईयर। ये जनरली 3 महीने के एडवांस के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए हम जनवरी में हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो सिर्फ ये जो अगले 3 महीने होंगे ना, इन 3 महीनों के लिए जनरली ये बनाया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम में आगे गए तो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी इन्फ्लेशन की वजह से, और फिर इसका जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं होगा। दीज विल नॉट बी मच हेल्पफुल इन कंपेयरिंग द एक्चुअल एक्टिविटी। ये ज़्यादा मदद नहीं करता है एक्चुअल एक्टिविटी से कंपेयर करने के लिए, यानी कि जो असल में प्रोडक्शन होगा उसके साथ अगर इसे कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा ये हेल्पफुल नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, आप जानते हैं बजट तो बनता है एडवांस में। आपने बजट बना लिया 20,000 यूनिट के लिए, और लेकिन जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ तो उससे जितनी भी यूनिट बनी तो ये उससे कंपेयर करने में हेल्पफुल नहीं होता है। एज दीज आर प्रिपेयर्ड एट द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, क्योंकि ये आपने बनाया है सिर्फ एक फिक्स वॉल्यूम आउटपुट के लिए। जैसे आपने ये बजट बनाया 20,000 यूनिट के लिए, लेकिन जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ तो बनी 15,000 यूनिट। अब जब 15,000 यूनिट बनी तो 15,000 यूनिट का डाटा 20,000 यूनिट के डाटा यानी बजट से आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग लेवल के लिए बने हैं, और फिर इसके जो अमाउंट्स हैं वो चेंज भी नहीं होते हैं। तो इसलिए ये वाला जो बजट है ये कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है इसके आगे आने वाले बजट की। इससे आगे जो बजट आया वो आया हमारा अगला फ्लेक्सिबल बजट। अ फ्लेक्सिबल बजट इज़ अ बजट दैट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अब ये जो फ्लेक्सिबल बजट होता है ये सिर्फ एक यूनिट अमाउंट के लिए नहीं बनता। जैसे 10,000 यूनिट ऐसे नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा 8,000 यूनिट पर इतना, 10,000 यूनिट पर इतना, 12,000 यूनिट पर इतना, 14,000 यूनिट पर इतना, इस तरीके से। या फिर 50,000 यूनिट के लिए इतना, 1,00,000 यूनिट के लिए इतना, 2,00,000 यूनिट के लिए इतना, 5,00,000 यूनिट के लिए इतना। ऐसे ये डिफरेंट वॉल्यूम के ऊपर डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के लिए को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाए जाते हैं। जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तब भी आपको देखकर एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम फ्लेक्सिबल बजट जैसे बनाएंगे तो बनाएंगे हम 3-4 लेवल के लिए। अगर यूनिट 10,000 बनाए तो क्या बजट बनेगा, अगर यूनिट 15,000 बनाए तो क्या बनेगा, अगर यूनिट 20,000 बनाए तो क्या डाटा रहेगा। ऐसे ये डिफरेंट लेवल्स के लिए बनाया जाता है। दे चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, और ये बजट जो है वो चेंज होता है जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो फिर इसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है इसके जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं और जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हम इसके अंदर जो अमाउंट जो लेवल है आउटपुट का, जो यूनिट्स का जो लेवल है उसे हम चेंज करते जाते हैं, तो वैसे वैसे हमें सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं उनमें तो चेंजेस नहीं होते, लेकिन जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते हैं, या फिर कम होते जाते हैं जैसे जैसे हम आउटपुट कम करते हैं। दीज आर मच हेल्पफुल इन कंपैरिजन विद एक्चुअल बिकॉज द एग्जैक्ट डेविएशन आर फाउंड फॉर विच टाइमली करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन।
अब ये जो बजट है फ्लेक्सिबल बजट, ये काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन करने में एक्चुअल के साथ काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बजट पढ़ते पढ़ते इतना तो आप सीख ही गए हैं, एक होता है बजट और एक होता है एक्चुअल। बजट तो हम एस्टिमेट करके बनाते हैं कि हम भाई इतना इतना हमारा खर्चा आएगा, लेकिन जब एक्चुअल होता है तो उसका जो डाटा होता है, जो अमाउंट होता है, वो अलग ही आता है जनरली। फिर हम ये देखते हैं कि दोनों में फ़र्क कितना है, दोनों में गैप कितना है, एक्चुअल और बजट के अंदर गैप कितना है, और फिर उस गैप को दूर करने के लिए, गैप जो है उसको डेविएशन बोला गया है, जो गैप है उसको दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं ताकि हम अपने बजटेड कॉस्ट की तरफ जा सकें। तो उसके लिए ये जो फ्लेक्सिबल बजट है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये डिफरेंट लेवल्स के लिए बनाया जाता है, और जो ये वेरिएबल कॉस्ट है उसकी वजह से ये प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ये बढ़ता जाता है, इसके एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, और प्रोडक्शन कम होने के साथ फिर ये कम होते चला जाता है इसके एक्सपेंसेस। फिर इसके बाद अगला है हमारे पास कैपिटल बजट। इट इज़ बजट प्रिपेयर्ड फॉर कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जानते होंगे कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और सच एज ऑब्टेनिंग लोन्स, इश्यूज ऑफ शेयर, परचेज ऑफ असेट एक्सेट्रा। ये यहाँ पर एग्जांपल दे दिए हैं। देखिए, जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए आपके पास रिसीट्स आती हैं, जिनका बेनिफिट आप आने वाले कई सालों तक लेते हैं, तो वो कैपिटल रिसीट्स होती है। इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जैसे आपने लोन लिया तो ये आपकी कैपिटल रिसीट्स हो गई, आपको लोन मिल गया, अब ये लोन आप कई सालों तक इस्तेमाल करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स इशू करने से आपके पास कैपिटल आई, तो ये आपके लिए कैपिटल रिसीट्स है। इस पैसे को आप कई सालों तक अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे। परचेज ऑफ असेट, आपने परचेज की कोई असेट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, आपके पास से पैसा गया। अब ये जो असेट है, इस असेट से आपने खरीदी है, खरीदने से आपके पास से पैसा गया है, तो इस असेट को आप आने वाले कई टाइम तक, लंबे टाइम तक इसको आप यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों के लिए जो बजट बनाया जाता है वो होता है कैपिटल बजट। फिर इसके बाद हमारे पास अगला है रेवेन्यू बजट। ये जो होता है ये रिकरिंग नेचर का होता है। अब बजट कवरिंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता है फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू बजट। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या हो गया, जैसे आपने माल बेचा, उससे जो आपके पास पैसे है जिसको आप बोलते हैं जनरली सेल, तो वो हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंसेस, अब इस सेल को लाने के लिए, इस सेल को एक्वायर करने के लिए, सेल को बनाने के लिए जो आपने खर्चा किया वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब जैसे आप अपनी आंखों के सामने रख लीजिए P&L अकाउंट को, ठीक है जी, तो उसके क्रेडिट साइड में आपके पास सेल होती है, उसको आप कह लो रेवेन्यू रिसिट्स, और इसके अगेंस्ट डेबिट साइड में जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि इस रेवेन्यू यानी सेल को पाने के लिए आपने जितने भी खर्चे किए वो सारे के सारे हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो इनको इंक्लूड करने वाला जो बजट है वो कहलाता है रेवेन्यू बजट। एग्जाम्पल हो गया सेल्स या अदर इनकम्स या परचेजेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देखिए, जो मैंने आपको कहा था, जो सेल है वो आपके लिए हो गया रेवेन्यू रिसिट, और अदर इनकम्स भी हो गई आपके लिए रेवेन्यू रिसिट्स, और जो परचेज़ है और बाकी जितने भी फैक्ट्री की ऑफिस के खर्चे हैं वो सारे आपके लिए क्या हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जो कैपिटल नेचर का होता है, जो कैपिटल बजट में जो हम कैपिटल नेचर की आइटम्स इंक्लूड करते हैं वो वन टाइम एक्शन वाली होती है, और जो रेवेन्यू एक्टिविटीज़ हैं, रेवेन्यू रिसिट्स एंड एक्सपेंसेस हैं, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये बार बार होते हैं। आप बार बार माल बेचेंगे, बार बार खर्चा करेंगे, तो ये इस तरह से होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मैंने फिर भी काफ़ी कुछ बता दिया है आपको। इसके आगे अगर हम जैसे बात करें, अब हमारे पास फंक्शनल बजट शुरू हो रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे बजट आएंगे। तो ये जो फंक्शनल बजट है, अब देखिए ये क्या होता है, इफ़ बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ बिजनेस कंसर्न फॉर अ सर्टेन पीरियड टेकिंग ईच एंड एवरी फंक्शन सेपरेटली, सच बजट्स आर कॉल्ड फंक्शनल बजट। देखिए, जितने भी आइटम्स हमने अभी तक देखी है, सुनी है, अगर हम उन सब के सेपरेटली बजट बनाएं उनके फंक्शन के बेस पर, देखिए आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बजट बना रहे हैं, किसके लिए, हर फंक्शन के लिए, यानी कि वो सारे के सारे बजट जो मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन के अंदर यहाँ पर आपको दिखाए थे डायग्राम के अंदर, वो सारे के सारे अपने आप में एक एक फंक्शन है,
तो जब उन सारे अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग बजट बनाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है फंक्शनल बजट। देखिए एग्जांपल, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैश, मटेरियल, यही सारे थे जो यहाँ पर आपको मैंने लाइन से शो करे थे डायग्राम के अंदर। तो जब इनके लिए हम सेपरेटली बजट बनाएंगे तो वो कहलाएगा फंक्शनल बजट। अब इसके अंदर जो सबसे पहला बजट जो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है तो वो बजट मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। अब ये वही है, वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको अभी कैपिटल बजट बताया था कि ये जो है आपके कैपिटल नेचर का होता है। इट इज़ प्लान्ड आउटले ऑन फिक्स्ड असेट। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड असेट के ऊपर ही यहाँ पर खर्चा करने वाले एक्सपेंडिचर्स रखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड असेट वाले ही, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ठीक है जी। ड्यूरिंग द बजट पीरियड दिस बजट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड से 5 और 10 ईयर्स। जनरली ये लंबे पीरियड के लिए बनाया जाता है, जैसे कि 5 साल या 10 साल। फॉर कंट्रोल पर्पस इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू शॉर्ट पीरियड्स। सिर्फ कंट्रोल करने के उद्देश्य से ही इसको छोटे छोटे पीरियड्स के अंदर बांटा जाता है, जैसे कि 1-1 साल या 2-2, 1.5 साल। अब इसके अंदर क्या है, देखिए जो हमने पहले कैपिटल बजट पढ़ा था उसके अंदर तो सभी तरह की कैपिटल रिसिट्स और एक्सपेंडिचर्स आते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर किए जाने वाले खर्चे को ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये उससे अलग है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। इसके बाद अब हम आगे अगला देखें तो ये आता है हमारा मटेरियल बजट। सिंपल सी बात है जी, मटेरियल खरीदेंगे वो भी एक खर्चा है, तो उसके लिए जो बजट बनेगा वो है मटेरियल बजट। द मटेरियल बजट इंक्लूड्स क्वांटिटीज़ ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। मैंने इस बात को बहुत बार अपनी सभी वीडियोस में बताया है। डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है कि वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए डायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर भी होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। द क्वांटिटीज ऑफ ईच रॉ मटेरियल नीडेड फॉर ईच फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द बजट पीरियड इज स्पेसिफाइड। वही बात है, यहाँ पर बताया जाता है कि एक एक मटेरियल आपको कितना कितना चाहिए, किस क्वांटिटी में, किस क्वालिटी का, तो वो सब चीज़ें इस बजट के अंदर बताई जाती हैं। अब आगे चलते हैं जी। बजट अगला हमारा है परचेज बजट। अब ये जो परचेज बजट है तो ये रॉ मटेरियल से अलग है, एक्चुअली वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ पर आएगी परचेज बहुत तरह की। द परचेज बजट इस्टेब्लिशेज द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ मटेरियल्स टू बी परचेज्ड फॉर डिलीवरी एट स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर हम परचेज तो करेंगे, परचेज करेंगे हम बहुत तरह के मटेरियल की करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की नहीं करेंगे, और उसी से रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो इसके अंदर बताया जाता है पूरी फुल डिटेल के साथ। इट टेक्स इनटू अकाउंट द रिक्वायरमेंट फॉर द एंटायर बजट प्लान एज पर द सेल्स, मटेरियल, मेंटेनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपिटल बजट्स। देखिए सभी तरह की बजट सभी तरह की परचेज इसके अंदर आती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो। देखिए सेल के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, जो भी खरीदेंगे वो इसमें आएगा। हर तरह का मटेरियल आ रहा है, मेंटेनेंस के लिए जो भी चाहिए वो आ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब आ रहा है, और कैपिटल बजट के लिए जो भी कुछ खरीदा जा रहा है वो सब भी आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा बजट है, इसके अंदर सारी हर तरह की परचेज आ जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास अगला है जी डायरेक्ट लेबर बजट और पर्सनल बजट। बहुत से बच्चे इसको पर्सनल बोलते हैं, ये पर्सनल है। पर्सनल यानी कि लेबर यानी कि एम्प्लॉयज़ यानी काम करने वाले। दिस बजट स्पेसिफाई द एस्टिमेटेड लेबर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द बजट आउटपुट। अब ये है कि हमें लेबर कितने चाहिए, और वो भी ये क्या है, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर से संबंधित जितने खर्चे वाली चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो ये बजट हमें बताता है कि कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, और क्योंकि हम बजट पढ़ रहे हैं, बजट हमेशा एस्टिमेटेड होते हैं, तो जितने भी रिक्वायरमेंट होगी उन सब के बारे में ये बजट हमें बताएगा। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस बजट आर टू हेल्प इन द एफिशिएंट लेबर मैनेजमेंट। और ये बजट सिर्फ ये नहीं है कि बता दें कि जी आपको लेबर की इतने की लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, एफिशिएंट लेबर मैनेजमेंट भी ये सिखाता है। एंड टू शो द प्लान्ड आउटले ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस। और आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस
यानी कि डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेजेस भी आपको बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट करते हुए अलग अलग ये बता देता है कौन सा कितना है और किस पर आपका कितना खर्चा हो रहा है और किसे आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा अगला एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑफिस वाले खर्चे। दिस बजट शोज द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी कॉस्ट आएगी उसका एस्टिमेटेड खर्चा यहाँ पर इस बजट के अंदर बताया जाता है जी। द कॉस्ट ऑफ फार्मुलेटिंग द पॉलिसी, एग्जाम्पल बता रहे हैं, कोई भी पॉलिसी बनाने का खर्चा फॉर्मूला कितना होता है, उसकी कॉस्ट कितनी होती है। डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन, अब जो भी काम कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन अपने आप में ऑपरेशन है, तो उसको डायरेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, उसका क्या खर्चा वगैरह है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आप बिज़नेस को चलाते हैं, बिज़नेस के अंदर बहुत तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे उसके पूरे ऑफिस को चलाना, फैक्ट्री वाले हिस्से को चलाना, सेलिंग वाले हिस्से को चलाना। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ, इन सब को ऑपरेट करना, चलाना जो है उसकी अपनी अपनी कॉस्ट होती है, तो वो सारी की सारी कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूड होती है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑफ फिक्स्ड नेचर एंड विद इन डिफाइंड लिमिट्स। ज़्यादातर क्या होता है, इसमें जो खर्चे आते हैं ना वो फिक्स्ड नेचर के आते हैं। फिक्स्ड नेचर के कैसे आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ये जो खर्चे होते हैं ये ऑफिस के खर्चे होते हैं। अब ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वो तो अपनी फिक्स सैलरी पर होते हैं, ठीक है। जैसे फैक्ट्री है आपकी, अब फैक्ट्री में आप लेबर तो रख सकते हैं इस तरीके से कि भाई जितना माल बनाओगे उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, यानी पीस वेज सिस्टम। या फिर आप टाइम के हिसाब से कर सकते हैं कि भाई आपके 1 घंटे के 200 रुपये हैं, अब आप जितना काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि टाइम वेज सिस्टम। लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं होता, ऑफिस में तो पूरी सैलरी बेस पर ही लोग काम करते हैं, आप जानते हैं। दिस बजट इज़ ईजी टू प्रिपेयर, इस बजट को बनाना जो है वो आसान होता है। आइए आगे चलते हैं, और जो हमारा अगला बजट है वो अगला बजट हमें मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, R&D बजट शॉर्टकट के अंदर। हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, उसको बनाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो लगातार चलती रहती है कंपनी के अंदर, तो ये उस खर्चे से संबंधित बजट है। इट इज़ प्लान्ड आउटले ऑन R&D एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं, ज़्यादातर ये फैक्ट्रीज़ के अंदर की जाती हैं, तो ये उससे रिलेटेड जो है वो खर्चे हैं सारे। द बजट कवर्स मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज, सैलरीज, एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट रिलेटिंग टू डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इन चीज़ों पर जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा खर्चा इस बजट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अगला हमारे पास आ रहा है जी प्रोडक्शन बजट। अब जब प्रोडक्शन होगा तो वहाँ से उसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी। द प्रोडक्शन बजट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर बजट पीरियड। एक बजट पीरियड हम ले लेते हैं, जो आप जानते हैं जो बजट है वो हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनता है, या तो कुछ महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए। तो उस पीरियड के अंदर हम आइडिया लगाते हैं, फोरकास्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कितना होगा और उसकी कॉस्ट कितनी होगी। प्रोडक्शन बजट इज़ प्रिपेयर्ड इन 2 पार्ट्स, ये 2 हिस्सों के अंदर बनाया जाता है। एग्जाम्पल है प्रोडक्शन वॉल्यूम बजट फॉर द फिजिकल यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक तो बनता है आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम बजट, यानी कि कितना प्रोडक्शन आप करेंगे, 10,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, 1 लाख यूनिट, 50 लाख यूनिट, कितना। फॉर द फिजिकल यूनिट, जो मैंने आपको बताया फिजिकल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जो हमें बनाने हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा है कि उस प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आएगी, यानी एक तो माल कितना बनेगा और दूसरा उस माल को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटेलिंग द बजट कॉस्ट, अब यहाँ ये बताएंगे कि उसकी बजटेड कॉस्ट कितनी है अंडर मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उस पर मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री, इन सब का खर्चा जो है वो कितना कितना आएगा, कैसे आएगा, वो सब यहाँ बताया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला आता है वो आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। अब यहाँ पर जो है वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले उससे संबंधित जितनी भी कॉस्ट है उनको इस बजट के अंदर रखा जाता है।
दिस बजट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेलिंग, सेलिंग से संबंधित सारे खर्चे होते हैं, एडवर्टाइजिंग इससे संबंधित, डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी गुड्स को पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह, और दिस बजट इज़ बेस्ड ऑन सेल बजट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट बजट। इन सारे बजट्स के ऊपर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट जो है वो डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बजट हमें क्या देखने को मिलता है, ये है सेल्स बजट। अब सेल करेंगे, जो मैंने आपको जैसे P&L बताया था, तो अब इसके अंदर सेल होगी, ठीक है, और उससे संबंधित खर्चे होंगे। द सेल बजट इज़ अ फोरकास्ट ऑफ टोटल सेल। आइडिया लगाते हैं कि टोटल सेल कितनी होगी, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और क्वांटिटी और बोथ। अब इसको मनी की फॉर्म में बताया जाता है, जैसे 1 करोड़ की सेल हो गई, या क्वांटिटी की फॉर्म में बताया जाता है, जैसे 1 लाख यूनिट बिक गए, या फिर दोनों के फॉर्म में बताया जाता है कि इतने यूनिट बिके और इतनी सेल हुई। इस तरीके से सेल्स फोरकास्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द सेल्स मैनेजर। ये जनरली जो है सेल्स मैनेजर बनाता है इस बजट को। किसकी हेल्प से बनाता है, असिस्टेड बाय द मार्केट रिसर्च पर्सनल। जो मार्केट रिसर्च करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके हेल्प से ये बनाता है, यानी जो मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ। टू प्रिपेयर दिस बजट मस्ट कंसीडर पास्ट सेल्स फिगर्स। इस बजट को बनाने के लिए जो पिछले सालों की सेल्स हैं उनको ज़रूर कंसीडर किया जाता है। सेल्समैन्स एस्टिमेट्स, जो सेल्समैन अंदाजे बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, उनको कंसीडर किया जाता है। प्लांट कैपेसिटी, जो फैक्ट्री है वो कितना माल बना सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इसको ध्यान में रखा जाता है। ऑर्डर इन हैंड्स, हमारे हाथ में ऑर्डर्स कितने हैं, इसको ध्यान में रखते हैं। पोटेंशियल मार्केट, मार्केट का पोटेंशियल क्या है, मार्केट कितनी ग्रो कर सकती है, मार्केट में कितना माल बिक सकता है, उन सब चीज़ों को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। अगला हमारा जो बजट आता है वो आता है जी कैश बजट। कैश बजट इज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस फॉर अ डेफिनेट पीरियड विच यूजुअली आर कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड अदर रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस एंड पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट अदर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। देखिए सेल्स बजट में बताते हैं जी सेल कितनी है, ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा था अब सेल के अगेंस्ट P&L में क्या होता है, सारे खर्चे होते हैं, तो यहाँ पर अब उन सारे खर्चों को भी बताया जाता है। जैसे कि एक तो चीज़ रखी जाएगी कि भाई कैश सेल कितनी हुई है, ठीक है, ये होगी कैश सेल। फिर दूसरी क्रेडिट सेल भी हो सकती है। क्रेडिट सेल का मतलब क्या हो गया, उधार माल बेचा, जब उधार माल बेचा तो उनसे पैसे भी आएंगे, तो उनसे जो पैसे आएंगे वो हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो इन दोनों तरीके से तो हमारे पास पैसा आया। फिर और भी अगर कोई दूसरी रिसीट्स है तो हम उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और क्या करते हैं, और करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हमने करी है, जैसे सप्लायर को कर सकते हैं जिससे हमने माल खरीदा था, वेजेस की पेमेंट हो गई लेबर के लिए, और दूसरे जो भी एक्सपेंसेस हैं। अब क्योंकि ये कैश बजट है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश का जो लेन देन है सिर्फ उसी को इंक्लूड करते हैं, और इसके अंदर कुछ भी अक्रूवल बेसिस पर नहीं होता है। कैश आने की एंट्री होती है और कैश जाने की एंट्री होती है, और इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखते हैं इसमें आगे हमारे पास क्या आता है। अब ये हमारा लास्ट बजट है जिसको हम बोलते हैं मास्टर बजट या फाइनल बजट। अब जैसे कि इसका नाम है मास्टर या फाइनल बजट, तो ये है भी उसी तरीके का, यानी ये अपने आप में उन सभी बजट्स को इंक्लूड करता है जो हमने अभी तक पढ़े हैं। मास्टर बजट इज़ द बजट प्रिपेयर्ड टू कवर ऑल द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये सारे के सारे फंक्शंस को कवर करता है जो हमने अभी तक जितने भी सारे 16 के 16 बजट पढ़े हैं वो सब क्या है, फंक्शंस के ऊपर ही तो बनाए गए हैं। तो ये उन सारे फंक्शंस यानी उन सारे बजट्स को अपने आप में इंक्लूड करता है। इट कैन बी टेकन एज द इंटीग्रेटेड बजट। इंटीग्रेटेड बजट का मतलब क्या हो गया कि सारे बजट्स को जोड़ दीजिए। इंटीग्रेट करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, सारे बजट्स को जोड़ दीजिए एक बिजनेस कंसर्न के यानी कंपनी के। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ इट शोज़ द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। तो ये आपको बताता है प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ आपका, और ये भी बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। फाइनेंशियल पोजीशन कौन सा अकाउंट बताता है,
जी हाँ, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन, तो यानी इसमें P&L और बैलेंस शीट दोनों हिस्से आ गए। सच एज बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हमें देखिए क्या देखने को मिलता है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बजटेड बैलेंस शीट, ये देखने को मिलती है। यानी कि एडवांस के अंदर ही हम यहाँ पर P&L और बैलेंस शीट बना लेते हैं। बिफोर द बजट प्लान इज पुट इनटू द ऑपरेशन, जो भी बजट हमने बनाया उसको एक्शन में लाने से पहले, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, द मास्टर बजट इज़ कंसीडर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है वो मास्टर बजट को पहले देखते हैं, चेक करते हैं। एंड रिवाइज्ड इफ द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड देयर इन इज़ नॉट फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री। अगर मैनेजर्स को लगा कि भाई इसमें आप जो बजटेड प्रॉफिट बता रहे हैं वो सही नहीं है, तो फिर उसके अंदर जो भी ज़रूरी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस किए जा सकते हैं। आफ्टर सुटेबल रिवीजन इज़ मेड, और जब उसके अंदर रिवीजन हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं बजट के अंदर, द मास्टर बजट इज़ फाइनली अप्रूव्ड, फिर उस मास्टर बजट को फाइनली अप्रूव कर दिया जाता है। एंड पुट इनटू एक्शन, और उसको काम पर लगा दिया जाता है, एक्शन में, यानी उस बजट के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया जाता है। It may happen sometimes that more than one master budgets are prepared before the final one is agreed upon. ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा मास्टर बजट जो है वो बनाए जाएं ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रहे। तो दोस्तों बड़ी मेहनत से ये मैंने वीडियो बनाई है, इसको आप बार बार देखिए, ये आपके थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल के लिए भी काफ़ी काम आने वाली है। मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियो को, इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।